भागलपुर में अक्सर जाता रहा हूँ। यह बिहार का एक प्रमुख शहर है और यही नहीं, भागलपुर से एक हस्तियों की यादें जुड़ी हुई हैं। भागलपुर में जब भी जाता हूँ, दो जगह में जाना कभी नहीं भूलता। दरअसल वह मेरे लिए तीर्थ है। एक मानिक सरकार लेन स्थित अमर कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की ननिहाल, जो शरद बाबू की बहुत प्रिय जगह थी। देवदास फिल्म में जब आखिरी सीन में देवदास गाड़ीवान से कहता है मानिकपुर ले चलो, तो यह मानिकपुर नाम जो है वो भागलपुर का मानिक सरकार लेन ही है, जिसकी याद शरद बाबू ने देवदास जैसी अपनी अमर कृति में, जो उन्होंने भागलपुर में लिखी थी, दर्ज की है। मानिक सरकार लेन का वह आखिरी मकान जर्जर मकान है जिसमें आज भी शरद बाबू के ननिहाल के वंशज रहते हैं। हालांकि उस मकान पर भी स्थानीय गुंडों ने कई बार कब्जा करने की चेष्टा की और इसके लिए मैंने भी जिला प्रशासन से जाकर पहलकदमी की थी कि यह घर किसी खास व्यक्ति का नहीं बल्कि एक हेरिटेज वैल्यू का है। ये अमर कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की वो जगह है जिसमें उनकी यादें महफूज हैं और कितनी स्मृतियां महफूज हैं। गंगा किनारे का यह मानिक सरकार लेन, जहां शरद बाबू की ननिहाल है, और इसके बिल्कुल चंद कदम आगे एक बहुत जर्जर महल है जिसका नाम है राजबाटी। ये राजबाटी वो जगह है जहां भारतीय रजत पट के महान अदाकार अशोक कुमार का जन्म हुआ था। दरअसल भागलपुर के राजा शिवचंद्र बनर्जी भागलपुर के एक बड़े लैंडलॉर्ड थे अपने ज़माने में और बहुत दूर तक उनकी ज़मींदारी फैली थी और राजबाटी उनका पैलेस था। अशोक कुमार का जन्म राजबाटी में हुआ था। शरद बाबू और अशोक कुमार के नाना सतीश कुमार बनर्जी, कुमार सतीश चंद्र बनर्जी, बड़े दोस्त थे। यानी राजा शिवचंद्र बनर्जी के इकलौते बेटे थे कुमार सतीश चंद्र बनर्जी, और उनको बड़ा शौक रहता था नृत्य का, संगीत का, थिएटर का, और क्योंकि वो साधन संपन्न परिवार था इसलिए आए दिन एक से एक मंडलियां कलकत्ता से और देश के विभिन्न कोनों से आती रहती थी और शरद बाबू का तो इस सब में दिल लगता ही था। लिहाजा राजा शिवचंद्र बनर्जी के पुत्र कुमार सतीश चंद्र बनर्जी और शरद बाबू की बड़ी झंती थी। कुमार सतीश चंद्र बनर्जी के नाती थे अशोक कुमार, यानी गौरी रानी के बेटे। अशोक कुमार के पिता का नाम, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो खंडवा के थे, एडवोकेट थे, लेकिन बहुत संगीत प्रेमी होते हुए भी वो पेशे से वकील थे और वकालत के संग संग संगीत में भी बड़ी गहरी दिलचस्पी थी कुंजीलाल गांगुली की। तो एक तरफ ननिहाल का असर, दूसरी तरफ संगीत से, थिएटर से पिता का लगाव, कला से पिता का लगाव, माता पिता का लगाव, यही वजह बनी कि अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार, ये सब सिने जगत में इन लोगों ने अपनी बहुत ही शानदार जगह कायम की। मैंने सन 2000 में अपनी एक पत्रिका शुरू की थी, राष्ट्रीय प्रसंग। दरअसल लंबे समय तक समाचार पत्रिका माया में काम करने के बाद एक ऐसा वक्त आया
जब मित्र प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका माया गृह कलह के कारण, मित्र प्रकाशन के स्वामियों के गृह कलह के कारण, यानी मालिकों के आपसी झगड़े के कारण वो पत्रिका बंद हो गई, प्रकाशन बंद हो गया। लिहाजा मैंने सन 2000 में राष्ट्रीय प्रसंग अपनी मैगजीन शुरू की और उस दौरान अपनी मैगजीन शुरू करने के क्रम में मैंने कई स्टोरीज प्लान की और उसी क्रम में मैं बंबई गया था कि गुजरे दौर के कुछ बड़े अभिनेताओं का इंटरव्यू करूं और उनसे उनकी स्मृतियां सुनूं। और इसी क्रम में मैं बंबई गया था। बंबई का वह चैम्बूर का इलाका, यूनियन पार्क में 47 नंबर का वह विशाल बंगला और वहाँ की वह दोपहरी, बसंत की दोपहरी थी वह, जब मैं अशोक कुमार जी से मिलने गया था। बंगले में जाने पर वहाँ गहरा सन्नाटा था और उनके सेक्रेटरी कम ड्राइवर जो भी कह लें, खुर्शीद मिले मुझे। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं बिहार से आया हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, लेखक हूँ और साहब से मिलना चाहता हूँ। खुर्शीद ने मुझे बताया कि कल ही साहब हॉस्पिटल से आए हैं, बहुत अस्वस्थ हैं, इसीलिए उनसे मिलना संभव नहीं हो पाएगा। मैं बड़ा उदास हुआ, लेकिन मैंने कहा खुर्शीद जी, मैं कोई जबरन तो जाके उनसे मिल नहीं सकता, आप सिर्फ एक संदेश साहब को अगर देने की कृपा करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। खुर्शीद ने मुझसे पूछा क्या? मैंने कहा सिर्फ इतना बताइए, इतना ही कहिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं, एकदम इन्वर्टेड कॉमा में, कि आपके बिहार से एक पत्रकार मिलने आया है, आपका दर्शन करने आया है, कहिएगा आपके बिहार से। खुर्शीद मेरी बात मान गए और वो गए अंदर। उन्होंने शायद जाके यही बात अशोक कुमार जी के पास दोहराई और वो जो लौटे तो उन्होंने कहा चलिए साहब ने बुलाया है। मैं गया और अशोक कुमार जी एक लंबी सी कुर्सी पर लेटे हुए थे। फोल्डिंग चेयर था जिसको शायद फैलाया जा सकता था। वो खिड़की के किनारे वो कुर्सी लगी हुई थी और खिड़की के किनारे बहुत सारी होम्योपैथी की शीशियां थी। मैंने जाके उनका सबसे पहले चरण स्पर्श किया और उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे तो लग रहा है मैं देवता का दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि आज तक सिर्फ पर्दे पर आपको देखता था और आज तो मेरे सौभाग्य का पारावार नहीं है कि मैं आपके सामने हूं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो हंसने लगे और उनकी सेवा में एक लड़की थी डॉली। डॉली को उन्होंने हंसते हुए कहा, डॉली ये लड़का पागल है, कहता है मैं देवता हूं। मैंने कहा सर अब आप जो कह लें, मेरे लिए तो देवता हैं आप सर। और क्या क्या रोल्स किए सर आपने। लंबा इंटरव्यू, जहां उनसे मिलना मुश्किल था कि उनकी तबीयत खराब थी। अशोक कुमार जी ने लगभग 2.5-3 घंटे तक मुझसे बातें की। फिर मैंने उसी क्रम में उनसे बताया कि मैं जब जब भागलपुर जाता हूं तो मैं राजबाटी और मानिक सरकार लेन इन दोनों जगहों पे जाता हूं। राजबाटी का जिक्र सुनते ही अशोक कुमार विह्वल हो उठे। उन्होंने कहा कैसे, राजबाटी की क्या हालत है? मेरा बचपन गुजरा है वहां पर। मैंने कहा आपका जन्म ही वहां पे हुआ है और राजबाटी की पहली मंजिल पर। तो कहा तुम गए हो अंदर? मैंने कहा बिल्कुल गया हूं। हालांकि उसे लोकल गुंडों ने अपने कब्जे में ले रखा है और हालत जर्जर है उस पैलेस की, काला पड़ चुका है वह महल। लेकिन ऊपर वाली मंजिल पे मैं जब भी जाता हूं तो मैं उन गुंडों से भी किसी तरह रब्त जब्त करके ऊपर चला ही जाता हूं। तो उन्होंने पूछा वहां क्या है ऊपर वाली मंजिल में? मैंने कहा कि राजा शिवचंद बनर्जी की राजसी वस्त्र वेशभूषा में उनकी तस्वीर है फ्रेम की हुई, वो तलवार वगैरह लिए हुए राजा की तरह मुकुट लगाए हुए उनकी तस्वीर है और उसके ठीक बगल में शीशे के फ्रेम में एक छोटी सी तस्वीर है जो आपके बचपन की। अशोक कुमार ने कहा मुझे याद है वो तस्वीर। और उसके बाद तो फिर बातों की वो झड़ी लगी और वो भागलपुर की याद। उन्होंने कहा तुम्हें पता है मेरी पत्नी शोभा भागलपुर की थी, कर्नल बनर्जी की बेटी, और मेरी माँ ने जब मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया तो सबसे पहले शोभा को मेरी माँ ने देखा था और मेरी माँ ने कहा शोभा तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। लेकिन फिर 100 सैकड़े और भी तस्वीरें आई। माँ वो सभी तस्वीरें देखती थी
और फिर सबको रिजेक्ट करके कहती थी इनमें शोभा जैसी कोई नहीं। और आखिरकार अशोक कुमार जी ने कहा कि मेरी शादी शोभा से हुई जो भागलपुर की थी। शोभा गांगुली 1987 में गुजर गई और उसके बाद से तो अशोक कुमार अकेले पड़ गए। जब मैं उनसे मिला सन 2000 में तो वो लगभग 85 से वर्ष से ज़्यादा के हो चुके थे। हालांकि वो स्मृतियाँ उनकी बहुत ही मजबूत थी और बहुत उज्जवल थी, एक एक प्रसंग उनको याद था। अशोक कुमार ने कहा कि फिर उसी बीच में मैंने कहा सर आपको हुआ क्या था? उन्होंने कहा अस्थमा का वो दौरा आया था। मैंने कहा सर ये अस्थमा तो लगता है ये बहुत पुराना मर्ज आपका लगता है। उन्होंने कहा हाँ, मेरे वो शुरुआती दिन थे कैरियर के जब फिल्म राखी में मैं रोल कर रहा था और वहीदा रहमान हमारे साथ उस रोल में थी। उस फिल्म में भीमसेन हमारे डायरेक्टर थे, तो उसमें मुझे जो है मरने का एक दृश्य देना था और उसमें मरने के पहले हिचकी आनी थी। तो मैंने डायरेक्टर भीमसेन से पूछा कि हिचकी कैसे आएगी मैं तो आज तक मुझे मरने का कभी प्रैक्टिस रहा नहीं है। अशोक कुमार जी ने कहा, तो भीमसेन ने कहा एक काम करिए, आपको हिचकी आएगी, आप रोज बहुत ठंडा नारियल पानी पीजिए और बहुत बर्फीला ठंडा नारियल पानी पी करके फौरन कॉफी पीजिए, फिर आपका गला खसखसाहट से भरेगा, गला फंसेगा और उसके बाद हिचकी आनी शुरू होगी आपको। अशोक कुमार जी ने कहा कि मैंने भीमसेन जी के बताए मुताबिक मैंने लगातार 10 दिन तक बहुत ठंडा नारियल पानी फ्रिज का रखा पिया और फिर तुरंत कॉफी पी। सीन तो बहुत अच्छा गया फिल्म राखी का, लेकिन उन्होंने कहा कि जिंदगी भर के लिए वो मुझे अस्थमा की बीमारी दे गया। उन्होंने कहा कि राखी फिल्म के लिए मुझे अवार्ड भी मिला उसमें रोल करने के लिए, लेकिन वो मुझे आज तक उसका दूसरा इनाम अस्थमा मिला। अशोक कुमार जी की सेवा में 32-33 साल की एक लड़की थी डॉली उनकी सेवा के लिए उनकी पोती की तरह तत्पर रहती थी। और डॉली की भी एक अजीब कहानी थी। डॉली के पति नेशनल डिफेंस एकेडमी में नौकरी में थे। डॉली ने जब शादी की और शादी करने के बाद उसे पता चला कि उसके पति ने पहले से भी एक शादी कर रखी है और फिर तो डॉली की जिंदगी नरक हो गई। उसके बाद डॉली ने बहुत संघर्ष किए, सब्जियां बेची और भी जगहों पे साफ सफाई का काम किया और इसी क्रम में डॉली शोभा गांगुली के संपर्क में आई और शोभा ने डॉली को अपनी बेटी की तरह अपना लिया। शोभा गांगुली की भी सेवा उन्होंने बहुत की थी और जब मैं मिला तो डॉली अशोक कुमार जी की सेवा में थी और डॉली ने कहा कि बाबा की सेवा मैं ज़िंदगी भर करूँगी। डॉली पता नहीं आज दुनिया में कहाँ है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस दिन का वो इंटरव्यू अशोक कुमार रोने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने डॉली से पूछा बात करते करते वो राजबाटी, वो भागलपुर के दिन, उन्होंने कहा किशोर एक बार गया था भागलपुर और राजबाटी में तो इतनी भीड़ लग गई कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उस भीड़ को। आखिरकार किशोर बुर्का पहन के और मोहतरमा किशोर कुमार जो है वो बुर्के में छिप के वो निकले और गाड़ी में बैठ के चले गए। जब लोगों ने पूछा कि आखिर किशोर कुमार गए कहाँ, तो कहा कि एक बुर्के में लेडी जो निकली थी, दरअसल किशोर कुमार वही थे, बुर्के में पहनकर छिप कर निकले थे। तो वो भागलपुर की एक एक यादें अशोक कुमार जी ने उस दिन शेयर की अपने परिवार के बारे में। उनके घर परिवार के भी कोई लोग उनके साथ, उनके बेटे बेटियां थी, लेकिन वो उस बंगले में उनके साथ कोई नहीं रहता था। वो एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन खैर अशोक कुमार जी ने उसी इंटरव्यू के दौरान कहा, डॉली से पूछा, डॉली ये लड़का बिहार से आया है, ये लड़का हमारे भागलपुर की राजबाटी जाता है, इसको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई है, क्या बता दूं मैं इसको? तो मैंने अशोक कुमार जी से कहा, मैंने कहा सर प्लीज बता दीजिए, क्योंकि अब इसका जिक्र करके अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मेरे लिए जिंदगी भर की बेचैनी बनी रह जाएगी। अशोक कुमार अपने अंदाज में हंसने लगे, जो उनकी हंसी थी जिस कशिश से भरी हुई वही हंसे और उन्होंने कहा किस्सा यूं है, 1987 की बात है कि शोभा मेरी पत्नी बीमार हो गई थी, नर्सिंग होम में थी और मेरी फिल्मों की लगातार शूटिंग चल रही थी। दिन भर तो मैं शूटिंग में रहता था, लेकिन शाम का जो खाना था शोभा का टिफिन लेके मैं पाबंदी से
नर्सिंग होम जाता ही जाता था। एक शाम, और वो मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था, एक शाम अशोक कुमार साहब ने कहा, जब मैं पहुंचा टिफ़िन लेके शोभा के लिए, तो पता चला आधे घंटे पहले शोभा नहीं रही। और ये कहते हुए वो रोने लगे। मैं तो बड़े सत्ते में आ गया। मैंने कहा ये हुआ क्या, कहीं इनकी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि कल ही अस्पताल से आए हैं। उन्होंने कहा कि शोभा की आंखें खुली हुई थी। शोभा का शव लेकर मैं घर आया, तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि शोभा की आंखें खुली क्यों हैं। तो उसने कहा कि दरअसल मरने वाला आखिर तक जब किसी का इंतज़ार कर रहा होता है और उसकी मुलाकात उससे नहीं होती है, ऐसे में उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, राह देखते हुए आंखें खुली रहती हैं। अशोक कुमार जी ने कहा, और जानते हो मैंने क्या किया? मैं शोभा के चेहरे पे झुका और शोभा को अनेक चुंबन लिए, शोभा के मुख पर अनेक चुंबन लिए, प्यार से, दुलार से, माफ़ी मांगते हुए कि मुझसे तो ज़िंदगी में एक बड़ी गलती हो गई कि तुम्हारे आखिरी वक्त में मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे सराहने में नहीं था। और उन्होंने कहा, धीरे धीरे शोभा की आंखें बंद हो गई और फिर तो वो फूट फूट के रोने लगे। मैं भी स्तब्ध था और डॉली भी। मैंने कहा, सर प्लीज़ सर, अपने को संभालिए। बहरहाल वह इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ, चलते वक्त मैंने कहा, सर कुछ तो अपने बिहार के लिए संदेश दे दीजिए। अशोक कुमार ने कहा, अपना नोटबुक लाओ। मैंने अपना नोटबुक पढ़ाया, कलम लिया। हालांकि उनके हाथों में कंपन था, वो उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन कांपते हाथों से भी उन्होंने लिखा, मैं अपने बिहार को, बिहार मेरी जन्मभूमि है, मैं अपने बिहार को बहुत प्यार करता हूँ, अशोक कुमार। और उनकी वह हस्तलिखित वह प्रति मेरे पास आज भी सुरक्षित है। अशोक कुमार वाकई बड़े महान थे, वह सचमुच धरती पुत्र थे। आशीर्वाद का जब उनका वह संगीत गाना और उनका जो वह प्रेजेंटेशन है, रेलगाड़ी छुक 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 बिन्नी की रेल चली, क्या गजब का अंदाज है अशोक कुमार का। वो कितना लंबा सा है। और उसको लिखा था हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो सरोजिनी नायडू के भाई थे, और हरिंद्रनाथ जी ने बंगला के बड़े कवि थे, जो फिल्म बावर्ची में दादाजी के रोल में आए थे। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने वो रेलगाड़ी कविता लिखी, जिस लंबी कविता को, वो असंभव लंबी कविता है, जिसको आप सब ने फिल्म आशीर्वाद में सुना होगा। अशोक कुमार जी का वह इंटरव्यू राष्ट्रीय प्रसंग में छपा। फिर मेरा संयोग नहीं बन पाया कि मैं उनसे मिल पाता, लेकिन आज भी अशोक कुमार जी के उस कमरे में उनके साथ देर तक हुई वह बातचीत मेरे जहन में उसी तरह है। और उनका वह हंसना, जब मैंने उनका चरण स्पर्श किया था, उन्होंने हंसते हुए जब कहा, डॉली ये मुझे कह रहा है मैं देवता हूँ। सचमुच आज भी जब मैं उन्हें स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है मैं देवता का स्मरण कर रहा हूँ।